दोस्तों इस वीडियो में मैं आप सबों को 12वीं क्लास फिजिक्स सब्जेक्ट का फर्स्ट चैप्टर विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र को पढ़ाने वाला हूं। तो जो भी स्टूडेंट हिंदी मीडियम के हैं और वे 2022 की बोर्ड की परीक्षा देने वाले हैं, चाहे वो बिहार बोर्ड हो, यूपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड या किसी भी अन्य बोर्ड से हो, वे अपना प्रिपरेशन को मेरे चैनल से कर सकते हैं। यह क्लास पूरी तरह से एनसीईआरटी बेस्ड है। मैं आपके सभी डाउट्स को क्लियर करूंगा और पूरी अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा। जैसे कि आप यहाँ पर पा रहे हैं कि हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वह विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र है। तो इस टॉपिक से आप समझ सकते हैं कि हमें आवेशों के बारे में पढ़ना है। आवेश के बीच कैसे बल लगता है, उनका क्या विद्युतीय क्षेत्र होता है, इन सभी के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पर देखिए हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या है। स्थिर वैद्युतिकी, जिसे इंग्लिश में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। तो स्थिर वैद्युतिकी भौतिकी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों या गतिशील आवेशों के बारे में अध्ययन किया जाता है तथा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों के बीच लगने वाले बलों, क्षेत्रों एवं विभवों के विषय में अध्ययन किया जाता है। जो दो आवेश होते हैं उनके बीच क्या बल लगता है, उन दोनों आवेशों के बीच एक आवेश के कारण दूसरे आवेश के बीच पर क्या विभव लग रहा है। जब भी कोई आवेश धन आवेश या ऋण आवेश रहता है तो उसके विद्युतीय क्षेत्र होता है कुछ, तो उनके बारे में अध्ययन ही क्या कहलाता है, तो स्थिर वैद्युतिकी। तो स्थिर वैद्युतिकी तो यह चैप्टर से रिलेटेड फर्स्ट टॉपिक था। उसके बाद हम यहाँ पर जो मेन हमारा स्टार्ट हो रहा है टॉपिक, वो है वैद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज को आपको अच्छे से समझना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या क्या होता है। तो किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण दो पदार्थ एक दूसरे पर विद्युतीय बल लगाते हैं उसे हम विद्युत आवेश कहते हैं। मान लीजिए मतलब कोई भी वस्तु पर चार्ज आ जाएगा ना, तो वह एक अन्य वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने लगेगा या उस पर एक प्रतिकर्षण बल लगाने लगेगा। तो आवेश का हम पहचान आकर्षण या प्रतिकर्षण से कह सकते हैं कि वह या तो दूसरे वस्तु पर आकर्षण बल लगाएगा और नहीं तो प्रतिकर्षण बल लगाएगा। या इसका दूसरा परिभाषा हो सकता है कि वैद्युत आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह विद्युतीय बल चुंबकीय क्षेत्र में बल का अनुभव करता है। जो आवेश है ना वह विद्युतीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र में लग जाइएगा ना तो वह विद्युतीय बल अनुभव करेगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि देखिए मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र है, तो चुंबकीय क्षेत्र है तो उसमें चुंबकीय बल है। आप किसी आवेशित वस्तु को ले जाइएगा तो उस पर या तो ऋण आवेश होगा या नहीं तो धन आवेश होगा, तो इसलिए वह विद्युतीय बल अनुभव करेगा। तो दूसरा डिफिनेशन हमारा ये हो जाएगा। यहाँ पर तीसरा डिफिनीशन क्या हो जाएगा, मैं बहुत सारे डिफिनीशन को बताऊंगा जिससे आपका जो विद्युत आवेश का डिफिनीशन है पूरा अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा और उसके बारे में भी। तो हमारा तीसरा डिफिनीशन है किसी वस्तु को दूसरे वस्तु से रगड़ने पर उसमें यह गुण आ जाता है कि वह हल्की वस्तुओं या कागज की छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है। देखिए दोस्तों, जो जब भी हम दो वस्तुओं को रगड़ते हैं ना तो उसमें एक गुण आ जाता है कि वह हल्की वस्तुओं को कागज या छोटे टुकड़े को आकर्षित करने लगता है। जैसे कि आपका पेन है ना, उसको पेन को अपने जो बाल का सिर में बाल है उससे रगड़िएगा ना तो वो हल्की वस्तु जैसे कागज के छोटे छोटे को टुकड़े को आकर्षित करने लगता है। तो जो कांच पेन है ना उस पर आवेश का गुण आ जाता है, इसलिए वह वस्तु को आकर्षित करने लगता है। अब हमारा नेक्स्ट डिफिनीशन है वह है विद्युत आवेश कुछ न्यूनतम कणों का नैज गुण है, जैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का गुण है जिसके कारण वे एक दूसरे पर विद्युतीय बल लगाते हैं या जिसके कारण दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं या दो प्रोटॉन एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो देखिए इस डिफिनीशन से कहने का क्या मतलब है कि जैसा कि आप जानते हैं कि दो प्रोटॉन एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे या दो इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे को प्रति, ऐसा क्यों? तो इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। तो दो समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, अरे दो वो समान आवेश रहेगा ना तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा, मतलब ई वाला चाहेगा कि दोनों एक दूसरे को दूर भेजना चाहता है। और जब एक निगेटिव रहेगा एक पॉजिटिव रहेगा तो ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करता है। तो उसके बाद देखिए कि आवेश क्यू इजक्वल टू क्या होता है, तो आवेश क्यू इजक्वल टू आई इंटू टी होता है, मतलब आवेश इजक्वल टू विद्युत धारा गुने समय होता है।
तो इससे हमारा एसआई मात्रक क्या निकल कर आता है, तो एसआई मात्रक की क्यू इक्वल टू आई। तो आई का मतलब विद्युत धारा का यूनिट क्या होता है, तो एम्पियर होता है। टाइम का एम्पियर यूनिट क्या होता है, तो आवर। तो आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, तो एम्पियर और आवर होता है। लेकिन यह अन्य मात्रक में आता है। जो आवेश का मूल मात्रक होता है वह होता है कूलम, क्योंकि इसे कूलम नामक एक वैज्ञानिक दिया था। तो इसका इस का एसआई मात्रक क्या होता है, तो कूलम होता है, जिसका संकेत हम सी से लिखते हैं। आवेश का सीजीएस मात्रक मतलब सेंटीग्राम सेकेंड में क्या होता है, तो स्टेट कूलम होता है। इसे ईएसयू भी लिखते हैं। जो स्टेट कूलम है हम इसे ईएसयू भी लिखते हैं। और 1 कूलम इजकल टू होता है 3 × 10⁹ स्टेट कूलम, या 1 कूलम इजकल टू 3 × 10⁹ ईएसयू भी इसे बोल सकते हैं। स्टेट कूलम या ईएसयू को फ्रैंकलिन भी कहते हैं। जो स्टेट कूलम है या ईएसयू या फ्रैंकलिन भी कहते हैं। मतलब आवेश का जो सीजीएस यूनिट है उसके 3 नाम है। कौन कौन से, तो एक स्टेट कूलम, एक ईएसयू, एक फ्रैंकलिन। जो फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने इसे दिया था तो इसलिए फ्रैंकलिन हो गया। जो आवेश का अन्य मात्रक होता है वह ईएमयू होता है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। आवेश का अन्य मात्रक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। और जो 1 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट होता है इजकल टू होता है 3 × 10⁻10 ईएसयू इजकल टू हम 10 कूलम बोल सकते हैं। अगर 1 ईएमयू इजकल टू पूछा जाए ईएसयू में तो 3 × 10⁻10 ईएसयू या स्टेट कूलम या फ्रैंकलिन भी बोल सकते हैं। और वही इसे कूलम में पूछा जाए तो इजकल टू 10 कूलम होता है। जो आवेश का व्यवहारिक मात्रक होता है वह एम्पियर इंटू आवर होता है, जो कि इजकल टू आई इंटू टी से आपका निकल कर आता है। तो आवेश का यह व्यवहारिक मात्रक हो गया। अब आवेश, तो एसआई यूनिट के बाद हमें डायमेंशन को पढ़ना रहता है। अगर आपका मूल भौतिक राशि याद है ना, तो आप किसी भी व्युत्पन्न भौतिक राशियों का बीमा निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपका दिया गया आवेश का बीमा, तो आवेश क्यू इजकल टू क्या होता है, तो आई इंटू टी होता है। और यहाँ पर आई का डायमेंशन क्या होता है, तो डायमेंशन को अच्छा देखने के लिए हम कोष्टक में लिखते हैं। तो आई विद्युत धारा आई का आई ए होता है या ए होता है, तो आप आई भी लिख सकते हैं, ए भी लिख सकते हैं। और टाइम टी का क्या होता है, तो टाइम टी से लिखा जाता है तो इसका कैपिटल टी होता है। तो या तो आप आई टी लिख सकते हैं बीमा, या इसे ए इंटू टी भी लिख सकते हैं, क्योंकि विद्युत धारा का आई भी होता है ए भी होता है और टाइम का टी होता है डायमेंशन। तो हमारा जो बीमा निकल कर आ जाएगा क्यू ए टी या आई टी। अब नेक्स्ट है कि आवेश की खोज कैसे हुआ है। तो आवेश का खोज यहाँ पर देख सकते हैं कि ईसा पूर्व 600 में ग्रीक यूनानी दार्शनिक थेल्स द्वारा यह खोजा गया था। जब बिल्ली के खाल से या रेशम या ऊन से रगड़ा जाता है तो यह अंबर नाम की पदार्थ हल्की वस्तु को जैसे कागज के छोटे छोटे टुकड़े को अपनी की ओर आकर्षित करता है। मतलब उन्होंने बताया कि जब भी हम जब बिल्ली के खाल या रेशम या ऊन से रगड़ा जाता है तो अंबर नामक पदार्थ हल्की वस्तु को आकर्षित करने लगता है, यह थेल्स ने बताया। फिर बाद में 1600 ईस्वी में डॉक्टर गिलबर्ट द्वारा यह पता लगाया कि अन्य वस्तुओं में भी कुछ वस्तुओं में भी यह गुण पाया जाता है। तो किसमें जैसे कि एबोनाइट, गंधक, चमड़ा या रबर के अन्य वस्तुओं में से रगड़ने पर उनमें यह गुण आ जाता है कि यह हल्की वस्तुओं को अपनी की ओर आकर्षित करने लगता है। तो 1600 ईस्वी में गिलबर्ट ने भी बताया कि एबोनाइट, गंधक, चमड़ा या रबर के अन्य वस्तु से रगड़ने पर उनमें यह गुण आ जाता है कि वो हल्की वस्तुओं को मतलब बहुत ही हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने लगता है। जब बाद में 1686 ईस्वी में इस गुण का नाम थॉमस ब्राउन द्वारा इलेक्ट्रिसिटी रखा गया। मतलब इस जो गुण को 1686 ईस्वी में इसे थॉमस ब्राउन द्वारा इलेक्ट्रिसिटी नाम दिया गया। और इलेक्ट्रिसिटी शब्द इलेक्ट्रॉन से बना है तथा इलेक्ट्रॉन शब्द का अर्थ अंबर होता है। बाद में इस गुण को आवेश कहा गया। तो आवेश वैसा गुण है कि वह किसी भी वस्तु से रगड़ने पर आ जाता है और वह हल्की वस्तु को आकर्षित करने लगता है, तो इसे ही इलेक्ट्रिसिटी नाम दिया गया। और बाद में यह चलकर इसका आवेश नाम कर दिया गया। तो इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, इसके आगे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, क्योंकि
बहुत ही कम टीचर हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जो हिंदी मीडियम में बच्चों को 12वीं क्लास की पढ़ाते हैं। तो आपको लिए मैं अच्छे से अच्छे कंटेंट लेकर आने की कोशिश करूंगा, लेकिन आपको लिए काम करना होना होगा कि आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करना होगा। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए और अपने पढ़ाई में व्यस्त रहिए।